गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं शाहज़ालम। मैं आप सब के लिए लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर एक पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ जिसका नाम है चलो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सिंपल बनाएं। जैसा कि अगर हम लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंस पे बात करें तो मैं खुद भी एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का पार्ट हूँ। मैंने अभी तक की कोई ऐसा ब्रांड नेम की नहीं देखा जो कैंपस में आया है रिक्रूटमेंट के लिए और उसने एप्टीट्यूड टेस्ट ना लिया हो। तो आपको लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हमेशा रूबरू होना ही पड़ेगा, चाहे आप कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें, चाहे आप हायर एजुकेशन को उठा के देखें तो कैट है, मैट है, इवन दो जेआरई में भी आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिलेंगे। इवन दो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जॉब की बात करें तो इनके भी जितने भी रिटन टेस्ट होते हैं, बैंक पीओ की बात करें, सब में आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रूबरू होना ही होना है। और मुझे लगता है ये इतना सिंपल है कि अगर हम इस पर थोड़ा सा भी काम कर लें तो ये हमारी पॉकेट में आ जाएगा। तो मेरा ये सीरीज का पूरा पर्पस है कि लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आसान बना के आपकी पॉकेट में रख दिया जाए। और आज इस सीरीज का मैं पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और मैं इस सीरीज में पूरा इस बात का ख्याल रखूँगा कि कोई भी टॉपिक मैं एक गो में ना ख़त्म करूँ। मेरी वीडियो की मैक्स टू मैक्स लेंथ जो होगी वो 15 से 20 मिनट रहेगी। हर टॉपिक को मैं कुछ सब टॉपिक में डिवाइड करूँगा जिससे मैं एक छोटा सब टॉपिक आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से समझा के रख सकूं कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए और आपको दोबारा परेशानी ना हो। और आज मेरा पहला टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं वो लॉजिकल रीजनिंग का कैलेंडर है, जिसमें मैं दो सब टॉपिक डिस्कस करूंगा। एक है टाइप्स ऑफ कैलेंडर पे बात करूंगा और फिर मैं जूलियन और ग्रीगोरियन कैलेंडर में डिफरेंस पे बात करूंगा। कैलेंडर में मैं आपके सामने वेस्टर्न कैलेंडर ही डिस्कस करूंगा। तो हमारे जो वेस्टर्न कैलेंडर है वो 3 टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप जो है ये लूनर साइकिल है। ये आपका डिपेंड ऑन मून है, डिपेंड ऑन दी मूवमेंट ऑफ मून। और ये कैलेंडर जो फॉलो हुआ है आपका, ये फॉलो हुआ है 1 से 708 एडी तक। मतलब लूनर साइकिल का जो भी कैलेंडर फॉलो किया गया है वो 1 से 708 एडी तक फॉलो किया गया है। उसके बाद आपका आया है सेकंड नंबर पे जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर जो आपका फॉलो हुआ है ये आपका फॉलो हुआ है 709 एडी से 15 अक्टूबर 1582 एडी तक ये फॉलो हुआ है। और जो अभी करेंटली जो कैलेंडर फॉलो हो रहा है, अगर आपको किसी को नाम पता है तो उसका नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर। ये कौन सा कैलेंडर है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। ये आपका 1582 से अब तक की प्रेजेंट तक की ये फॉलो किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से मैं रीकैप कर देता हूँ इसको। सब टाइप्स ऑफ कैलेंडर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला क्या है? लूनर साइकिल। ये डिपेंड ऑन दी मूवमेंट ऑफ मून है। ये 1 से 708 एडी तक की फॉलो किया गया था। उसके बाद से जूलियन कैलेंडर फॉलो होना शुरू हुआ। ये कब से? 709 से 15 अक्टूबर 1582 एडी तक फॉलो हुआ है। और अब 1582 एडी से प्रेजेंट तक कौन सा कैलेंडर फॉलो हो रहा है? ये आपका ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब मैं आगे के एपिसोड में डेट से डे निकालने की बात करूंगा तो मेरी पूरी स्टडी जो होगी वो ग्रीगोरियन कैलेंडर पर ही बेस्ड होगी। तो 1582 के बाद से ही आपको आंसर सही दिखेंगे गूगल पे अगर आप सर्च करोगे, क्योंकि अगर कोई भी डेट 1582 से पहले की होगी तो मेरा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होगा? ग्रीगोरियन पे। तो आपको गूगल आंसर गलत बताएगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ग्रीगोरियन पे ही बेस्ड होगा। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप्स ऑफ कैलेंडर तो क्लियर हो गए। 2 कैलेंडर जो मेन डिस्कस करने हैं आपके साथ वो है जूलियन कैलेंडर और ग्रीगोरियन। हमारा मेन फोकस ग्रीगोरियन पे ही रहेगा।
तो डिफरेंस क्या है जूलियन कैलेंडर और ग्रीगोरियन में? तो चलिए डिफरेंस पे बात करते हैं। जूलियन और ग्रीगोरियन कैलेंडर में डिफरेंस पे हम बात करते हैं। अच्छा, एक साल में आपके अकॉर्डिंग कितनी ड्यूरेशन होती होगी? अगर एक साल की हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करें, अगर एक साल की, तो एक साल में टोटल 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं और 46 मिनट और 14 सेकंड होते हैं। ये एग्जैक्ट एक साल की ड्यूरेशन है। कितनी? 365 डेज, 5 आवर, 46 मिनट, 14 सेकेंड। दिस इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। तो फिर एक सज्जन आए जिनका नाम था जूलियन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ड्यूरेशन को राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करने के बाद इसको लिख लिया 6 आवर। और ये जब 6 आवर आप 4 साल तक रिपीट करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर इसको हम 4 ईयर्स तक की एक्स्ट्रा रिपीटिशन लें तो ये टोटल 24 आवर्स हो जाता है, जो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने लीप ईयर को डिफाइन किया था। और इनके अकॉर्डिंग कोई भी ईयर एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, कोई भी ईयर जिसको हम 4 से मॉडुलस निकालें, मतलब रिमाइंडर निकालें और वो 0 आ जाए। 4 से हम मॉडुलस निकालें और रिमाइंडर देखें तो वो 0 आ जाए, मतलब कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। जूलियन के अकॉर्डिंग ये था लीप ईयर की डेफिनेशन। जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई भी ईयर की अगर हम बात करें और वो 4 से डिविजिबल है तो मतलब वो लीप है। लेकिन इसमें एक गलती हुई थी। जूलियन साहब ने जो एक गलती की थी कि 14 मिनट जो अपने एंड से एक्स्ट्रा दिए थे, वो अगर हम मिस्टेक की बात करें तो वो 14 मिनट की मिस्टेक एक साल के लिए तो बहुत छोटी लग रही है हमें। अगर हम ये मिस्टेक को एक साल के लिए देखें तो ये बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जब इस मिस्टेक को आप 100 ईयर के पीरियड पे देखेंगे तो ये मिस्टेक बहुत बड़ी हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 1400 मिनट की मिस्टेक हो जाएगी, जिसको जब आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 23.3 समथिंग, दैट इज नियरली इक्वल टू 1 डे। इसी को देखते हुए फिर एक सज्जन और आए जिनका नाम था ग्रीगोरियन, जिन्होंने लीप ईयर को फिर से रीडिफाइन किया। और उनकी डेफिनेशन ये है एनी ईयर विच इज divisible, any year which is divisible by 4 except the century year which is not divisible by 400। उनकी डेफिनेशन क्या है? कोई भी ईयर जो 4 से डिविजिबल है, सिर्फ सेंचुरी ईयर को छोड़ के जो 400 से डिविजिबल नहीं है, वो सारे ईयर हमारे लीप है। मतलब कि लीप ईयर की अब एक कंडीशन नहीं है, अब 2 कंडीशन है। मतलब एक, अगर आप नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉन सेंचुरी ईयर की बात करें, तो 4 से डिविजिबिलिटी ये गारंटी करेगी कि ये आपका लीप ईयर है। सिर्फ 4 से ही डिविजिबिलिटी ये गारंटी कर देगी ये लीप ईयर है जब भी आप नॉन सेंचुरी ईयर की बात करेंगे। जैसे ही आप सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो आपको 400 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आपको डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी पड़ेगी? 400 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर वो 400 से डिविजिबल है सेंचुरी ईयर, तभी आप कहोगे कि ये लीप है, अदरवाइज नहीं। तो आपको सेंचुरी के केस में एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन और लगानी है। नॉन सेंचुरी के केस में सिर्फ आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, और अगर आपको दिख जाए ये 4 से डिविजिबल है तो आप कह दिए कि लीप है। लेकिन जब भी सेंचुरी की बात करेंगे, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम नॉन सेंचुरी का ले 1984 हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल है, मतलब ये हमारा ईयर क्या है? लीप ईयर है। ये नॉन सेंचुरी की बात कर रहे हैं। वैसे 1988 ये भी आपका लीप है। ये सब क्या है? ये आपके नॉन सेंचुरी है। लेकिन जैसे हम सेंचुरी ईयर की अगर हम बात करें, आप 100 को उठा के देखिए, 100 आपका 4 से डिविजिबल है। 100 जो है आपका 4 से डिविजिबल है, और जूलियन के अकॉर्डिंग ये लीप ईयर है। जूलियन के अकॉर्डिंग ये क्या है? लीप ईयर है। अगर जूलियन कैलेंडर की बात करें तो 100 क्या है? ये लीप ईयर है। लेकिन ग्रीगोरियन की जब बात करेंगे तो 100 जो है इज नॉट अ लीप ईयर,
अगर हम ग्रीगोरियन कैलेंडर में काम करेंगे तो आपका जो 100 है वो लीप ईयर नहीं है। वैसी पेशेंस, वैसी अगर हम और एग्जाम्पल लें, 200 ले लीजिए। 200 भी आपका जूलियन के अकॉर्डिंग तो ये लीप है। जूलियन कैलेंडर अगर आप देखेंगे तो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 200 आपका क्या है, लीप ईयर है। ये आपका लीप ईयर है अकॉर्डिंग टू जूलियन। लेकिन अगर आप इसको ग्रीगोरियन में देखेंगे, ग्रीगोरियन की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी सेंचुरी ईयर है अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग ये नॉन लीप है ग्रीगोरियन के अकॉर्डिंग। वैसे ही आपका 300 ये भी लीप नहीं है ग्रीगोरियन के अकॉर्डिंग। 400 आपका लीप है। वैसे ही 700 भी आपका लीप नहीं है, 500 भी आपका लीप नहीं है, 600 भी लीप नहीं है, 800 आपका लीप है। वैसे ही अगर हम 900 की बात करें, 1000 की बात करें, 1100 की बात करें, ये सब हमारे नॉन लीप हैं। किसके अकॉर्डिंग, ग्रीगोरियन के अकॉर्डिंग। जूलियन के अकॉर्डिंग ये लीप हैं, लेकिन अब जूलियन फॉलो नहीं हो रहा है। 1582 के बाद से हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो हो रहा है। तो 1582 के बाद से अगर हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो हम ये सारे ईयर हमारे लिए नॉन लीप होंगे। 1200 हमारे लीप है क्योंकि 1200 हमारा क्या है, 400 से डिविजिबल है। वैसे 1600 की बात करें तो 1600 भी लीप है, 2000 भी लीप है। आपको याद होगा 1900 जो था ना, अगर किसी ने कभी चेक किया हो, क्वेश्चन आते हैं तो 1900 जो है वो नॉन लीप है। तो जो है आपका ये 400 से डिविजिबल नहीं है। 1900 जो है आपका 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ग्रीगोरियन के अकॉर्डिंग ये लीप ईयर में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ये नॉन लीप ईयर और इसमें गच्चा खा जाते हैं कि ये लीप है, और जबकि ये लीप नहीं है। जूलियन के अकॉर्डिंग हाँ 1900 लीप है, लेकिन अब करेंटली हमारा ग्रीगोरियन कैलेंडर फॉलो हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये लीप नहीं है और ये नॉन लीप ईयर कहते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन ध्यान आ गया मुझे, जो बहुत ज़्यादा आता है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल कैन सेलिब्रेट हिज हर बर्थडे। तो सबका ख्याल फौरन आता है कि यार लीप ईयर है तो 4 साल के बाद फिर आ जाएगा, तो आंसर हमेशा 4 कह देते हैं। मिनिमम के लिए 1 होता है, मैक्सिमम के लिए 4, जो गलत है। क्यों गलत है, ग्रीक और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका आंसर 8 ईयर होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल ले लिए, किसी का बर्थडे 29 फेब 1896 को फॉल हुआ, ठीक है। किसी का बर्थडे 29 फेब 1896 को फॉल हुआ, ये लीप ईयर था। तब हमारा है कि नेक्स्ट 4 साल के बाद लीप ईयर आएगा। 1900 क्या है हमारे अकॉर्डिंग, लीप ईयर है। जूलियन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लीप ईयर है। लेकिन 1900 में जूलियन फॉलो नहीं हो रहा था। 1900 में अब ग्रीगोरियन फॉलो होने लगा, और ग्रीगोरियन के अकॉर्डिंग कोई भी ईयर लीप, कोई भी सेंचुरी ईयर लीप तभी होगा जब वो 400 से डिविजिबल हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये लीप नहीं है, ये नॉन लीप है। मतलब इसमें 29 फेब नहीं आएगा। अब कब वो ईयर, तो अब इसमें 29 फेब नहीं आएगा, मतलब ये नॉन लीप है। तो मतलब ये 4 साल के बाद नहीं मिलेगा हमें 29 फेब। अब कब हमें 29 फेब मिलेगा, 1904 में मिलेगा हमें 29 फेब। अब हमें 1904 में मिलेगा क्योंकि ये नॉन सेंचुरी है और ये लीप है। इसके लिए हमें सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो ये गैपिंग कितने की हो गई, ये टोटल 8 ईयर की गैपिंग हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसको जहन में रखें। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर 8 ईयर होता है, तो डायरेक्टली क्लिक करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आऊँगा तो मैं कैलेंडर का जो मेन जिस्ट है उस पर बात करूँगा, डेट से डे निकालना। मतलब मैं पहले ऑड डे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक कैलकुलेशन के साथ आऊँगा, तो अपने कॉपी पेन के साथ बिल्कुल रेडी रहेंगे। तब पहले आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँगा, फिर कैसे डेट से डे निकालते हैं मैं आपको दिखाऊँगा थ्रू स्टैंडर्ड टेबल। ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ।